है उसका डिटेल एक रिटर्न फाइल होता है जो कि हर प्रिंसिपल को फाइल करना पड़ता है, जिसका नाम है GST ITC 04। ये एक रिटर्न है जिसमें उसकी एक चालान की इंफॉर्मेशन जो है वो फर्निश हो जाती है। अब इसमें बहुत क्लियरली लिखा रहता है, इसी से ही ट्रैक होता है एक्चुअली कि मैंने कुछ जो डिस्पैच किया उसकी डिस्पैच की डेट क्या थी और वो रिसीव बैक कब हुआ, उस सामने वाले की रिसीव बैक की डिस्पैच की डेट क्या है, वो मुझे इस रिटर्न में फाइल करना पड़ता है। ये एक पीरियोडिक रिटर्न है जो दो कैटेगरी के हिसाब से फाइल होता है। दो कैटेगरी, अगर प्रिंसिपल जिसका पिछले साल में अगर टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा निकला तो उसे ये रिटर्न हाफ ईयरली फाइल करना पड़ता है। अगर वो बंदा जिसका टर्नओवर 5 करोड़ तक है तो ये रिटर्न उसे एनुअली फाइल करना पड़ता है। और क्या टाइम पीरियड है, 25th ऑफ द सक्सीडिंग मंथ, मतलब हाफ ईयरली यानी सितंबर के अगले 25 तारीख तक यानी 25 अक्टूबर तक उसे फाइल करना रहेगा। और साल का होगा तो आपका मार्च के बाद आपका 25 अप्रैल तक उसे ये फाइल करना पड़ेगा, अगर वो ऐसा बंदा है जिसका टर्नओवर 5 करोड़ तक सीमित है। तो इन्होंने एक सिंपल लॉजिक लगाया कि भाई जो ज़्यादा कर रहा है उसको हम इंफॉर्मेशन रेगुलर बेसिस पे लेंगे, हर हाफ ईयरली लेंगे, और जो जिसका टर्नओवर 5 करोड़ तक ही है, लिमिटेड ही है, तो वो साल में एक बार भी हमको इन्फॉर्मेशन मिल गई, देन इट इज़ ऑल्सो ओके। तो ये रिटर्न आपका GSTR ITC 04 नाम का फाइल किया जाता है। अगर फिर वही मैं जो आपको बता रहा था कि कैपिटल गुड्स या इनपुट रिसीव नहीं हुआ 1 साल और 3 साल की, तो रूल्स में लिखा है कि आपको उसे GSTR 1 में डिक्लेयर करना है, 3B के ज़रिए उसका रिटर्न में टैक्स पे करना है, वो सारी चीज़ें इसमें एप्लीकेबल है। फिर भी लेकिन अभी इसमें काफ़ी कुछ थोड़ी सी क्लैरिटी की कमी आनी बची है, बिकॉज किस डेट कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, कैसे कैलकुलेट होगा, और 3B में कब दिखाना है, कैसे दिखाना है, और वो सारी चीज़ों की थोड़ी सी क्लैरिटी की कमी है इसमें। बट स्टिल जो रेस्ट्रिक्शंस है वो क्लियर है, रिसीव बैक वाले प्रोविजंस है वो क्लियर है कि 1 और 3 साल के अंदर वो रिसीव बैक हो जाने चाहिए। देन हम आते हैं अगले लास्ट कंसेप्ट पे आज के हमारे डिस्कशन के, वो है ISD, विच इज़ इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। मैं इस कंसेप्ट का थोड़ा ब्रीफ बैकग्राउंड आपको दे देता हूँ और उसके बाद फिर, वैसे मैं जैसे बता रहा था आपको कि ये ISD का कंसेप्ट अभी अभी थोड़ा सा बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड और वो हो गया, बिकॉज इसमें जो अमेंडमेंट्स और चेंजेस आए हैं ये बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। क्या होता है देखिए कि इमेजिन करिए ये इस पिक्चर को देखकर, शशांक से स्क्रीन विजिबल है ना पिक्चर? नहीं बाटे जी, वो हैंग हो जाती है। यार क्या कोई नहीं, प्रॉब्लम। आप ऐसे ही मतलब मैं ऐसे ही समझा दीजिए। एटलीस्ट वो ये पिक्चर हो नहीं पा इंपॉर्टेंट रहा है, मैं वो ना। इसलिए ये वाला चालू कर देता हूँ। जी 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 बताइए। ये पता नहीं सर ऐसा क्यों हो रहा है ये। वो हो जाता है कभी कभी। ये दिख रहा है अभी। सर अभी मेरी स्क्रीन दिख रही है ना आपको? हाँ अभी विजिबल है। करेक्ट सर, ठीक। 27 नंबर स्लाइड ये वाला। राइट सर, राइट राइट राइट। तो ये पिक्चर अगर आप देखेंगे ना तो ये आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी देगा कि समझ लीजिए मेरा एक सेंट्रल ऑफिस है जिसका नाम मैंने ISD रखा है, और मेरे ऐसे 3 यूनिट है जो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग जगह पे लोकेटेड है, और ये सारा जो कुछ है ना वो एक ही पैन में चल रहा है, एक पैन में ये पूरा व्यापार और अंडरटेकिंग चल रही है। क्या होता है, ये जो जो सेंट्रल ऑफिस है ना जिसका नाम अपन ने ISD दिया है, इसको बहुत सारे इन्वॉइसेस आते हैं सर्विसेज के। जैसे मैं एग्जांपल दूँ कि कोई लीगल कंसल्टेंट है कंपनी का, तो वो मैटर A का हो, B का हो, C का हो, वो बिलिंग किसको करता है, वो सेंट्रल ऑफिस को करता है जो कि ISD वाला है। अब क्योंकि सेंट्रल ऑफिस जो कॉर्पोरेट ऑफिस रहता है ना, ये जरूर सर्विसेज तो रिसीव करता है पर इसकी कोई आउटवर्ड सप्लाई होती नहीं है, तो इसके पास ITC क्या होता है, वो एक्यूमुलेट हो जाता है। ITC एक्यूमुलेट हो जाएगा तो वो यूज़ कहाँ करेगा, कहीं नहीं कर सकता। इसलिए ऐसे प्रोविजंस बनाए गए, सर्विस टैक्स में भी ये प्रोविजन थे। इस GST में आने के बाद इसका इम्पोर्टेंस और भी ज़्यादा बढ़ गया है, बिकॉज क्योंकि ITC बहुत ह्यूज आता है इसमें। अब अब ऐसा होगा कि जो भी क्रेडिट आएगा
जो सर्विसेज से रिलेटेड रहेगा, जो किसी थर्ड पार्टी से रिलेटेड है, वो क्रेडिट पास ऑन किया जा सकेगा एक्चुअल अंडरटेकिंग में जहाँ पर आउटवर्ड सप्लाई हो रही है। और ये जो इसके लिए जो मैकेनिज्म का इस्तेमाल होता है उसको बोलते हैं हम इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन, अगर आप थोड़ा सा केयरफुली इसको नोटिस कर रहे हैं तो इसमें लिखा भी है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि ये गुड्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये केवल और केवल सर्विस के लिए है, और ये केवल थर्ड पार्टी सर्विसेज से रिलेटेड है। जब मैं थर्ड पार्टी सर्विसेज से रिलेटेड है तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आईएसडी जो हेड ऑफिस है इसने कोई थर्ड पार्टी से सर्विसेज ली और वो सर्विसेज बाकी अंडरटेकिंग्स के लिए यूज़ हो रही है, सबके लिए यूज़ हो रही है, तो उसके लिए है। अगर कोई सेंट्रल ऑफिस खुद कोई सर्विसेज दे रहा है अदर स्टेट्स में, तो वो खुद की सर्विसेज पे आईएसडी वाला कंसेप्ट नहीं होता। ये उसके लिए क्रॉस चार्ज नाम का एक तरीका है, वो क्रॉस चार्ज किया जाता है, उसके लिए सेल्फ बिलिंग की जाती है। बट ये जो आईएसडी मैकेनिज्म है वो थर्ड पार्टी सर्विसेज से है कि मैंने कोई थर्ड पार्टी से कोई सर्विसेज ली और उसको मैं सामने जो है वो बिल कर रहा हूँ, सामने किसी को मैं पास ऑन कर रहा हूँ, ट्रांसफर कर रहा हूँ। तो क्या किया जाता है, आईएसडी क्या करता है, एक सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेता है आईएसडी के नाम से, जो भी बिल आते हैं उस बिल को खुद आईएसडी रजिस्ट्रेशन में क्रेडिट लेता है और उस आईएसडी मैकेनिज्म के जरिए एक बिल काट कर ट्रांसफर करता है अपनी अंडरटेकिंग में एज पर द स्पेसिफिक फॉर्मूला जो कि इसके लिए बनाया गया, रूल्स बनाए गए हैं उस तरीके से। तो ये पूरा जो कंसेप्ट है उसको हम इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर कंसेप्ट बोलते हैं। इसमें क्या इशू आ रहे थे, क्या प्रॉब्लम आ रही थी कि आईएसडी जो प्रोविजन थे ना, फाइनेंस एक्ट 2024 से पहले जो अभी आया है हमारे पास, उससे पहले मैंडेटरी नहीं था, कंपलसरी नहीं था कि अरे यार किसी के पास सेंटर आईएसडी का क्रेडिट आ रहा है, थर्ड पार्टी से क्रेडिट आ रहा है, तो वो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहे तो करे, नहीं करना तो भी इसको कोई ऐसी रेस्ट्रिक्शन नहीं थी, कोई भी ऐसी कंपल्शन नहीं थी। बट अब ये जो अमेंडमेंट आया है उससे ये क्लियर हो गया कि अब कोई भी पर्सन जो हेड ऑफिस है या ऐसा ऑफिस है जिसमें कोई इनवॉइस आ रहा है जिसका बेनिफिट एक स्टेट से दूसरे स्टेट यानी दूसरी अंडरटेकिंग तक गया है, तो उसको उसका बेनिफिट या आईटीसी पास ऑन करना ही पड़ेगा कंपलसरी आईएसडी मैकेनिज्म के थ्रू, अदरवाइज वो क्रेडिट जो है वो खराब हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा। सोच कर भी देख लीजिए वैसे भी आप इन जनरल कि अगर कोई थर्ड पार्टी से सर्विस ली है तो वो सर्विसेज कंज्यूम कहाँ हुई है, केवल हेड ऑफिस में तो हुई नहीं है, उसका कंजम्पशन वो बाकी जो फैक्ट्रीज अलग अलग लोगों पे लोकेटेड थी वहाँ पर भी हुई है। तो अगर पूरा इनपुट टैक्स क्रेडिट हेड ऑफिस कंज्यूम ले लेगा या डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं करेगा तो वो क्रेडिट एलिजिबल ही कैसे कहलाएगा? क्योंकि आपने देखा कि इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए वो कंडीशन इंपॉर्टेंट है ना कि सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज हैज़ टू बी रिसीव। वो रिसीव कहाँ हो रही है? दूसरे स्टेट में। तो ये प्रॉब्लम पहले भी थी, आज भी है, पर पहले बस ये था कि आईएसडी मैकेनिज्म के लिए लिखा था कि वो मैंडेटरी नहीं है। बट अब फाइनेंस एक्ट 2024 के बाद उसमें मैंडेटरी वर्ड आ गया, मे की जगह शैल वर्ड का इस्तेमाल आ गया और उसमें लिख दिया गया है कि अब अगर कोई ऐसी सर्विसेज जो एक्चुअली उस ऑफिस में कंज्यूम नहीं हो रही है, बाहर कंज्यूम हो रही है, दूसरी जगह पर हो रही है, तो वो आप क्रेडिट नहीं ले सकते, उसको आपको पास ऑन ही करना पड़ेगा किसी उस जिसका है, वो भी आईएसडी मैकेनिज्म के थ्रू कंपल्सन करके। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चेंज है। सेकंड, आईएसडी मैकेनिज्म जो पूरा पहले वाला चल रहा था ना, उसमें ये एक परेशानी आ रही थी कि अगर कोई बंदा रिवर्स चार्ज में टैक्स पे कर रहा था तो रिवर्स चार्ज के टैक्स को कैसे बांटना है वो आईएसडी मैकेनिज्म में अवेलेबल नहीं था। आईएसडी मैकेनिज्म में अवेलेबल कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है वो पता ही नहीं था पहले। इस अमेंडमेंट के बाद ये मैकेनिज्म भी इसमें इंसर्ट कर दिया गया है कि रिवर्स चार्ज में कैसे इसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इन दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व कर ये नए अमेंडमेंट्स लाए गए जिसमें बोला गया कि ठीक है, आईएसडी मैकेनिज्म जो है, अब आईएसडी मैकेनिज्म में हम कंपलसरी है कि वो थर्ड पार्टी से जो सर्विस आ रही है वो उसे डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ेगी अगर मल्टीपल स्टेट में उसका कंजम्पशन है,
और अगर आपका समझ लीजिए कि एक रिवर्स चार्ज का क्रेडिट है तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है वो भी आपको पता रहेगा, वो भी आपको पता चल जाएगा, बता चल जाएगा। ये जो आईएसडी का मैकेनिज्म में जो अभी चेंजेस और अमेंडमेंट हुए हैं, जो मैंडेटरी हुआ है, ये प्रोस्पेक्टिव हुआ है। अभी फ़िलहाल ये नोटिफाई भी नहीं हुआ है हाल फिलहाल के लिए। लेकिन अभी जैसे ही ये समझ लीजिए नोटिफाई होता है तो बहुत क्लियरली ये प्रोविजंस ये बोलेंगे कि आपको उसे कंपलसरी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन में देखिए इसकी डेफिनेशन में भी ये इंपॉर्टेंट चेंज लाए गए बिफोर अमेंडमेंट और आफ्टर अमेंडमेंट। बिफोर अमेंडमेंट में केवल ये बोलता था कि कोई इसके पास टैक्स इनवॉइस आया जो सेक्शन 31 से रिलेटेड है उसी का क्रेडिट ये बांट सकता है। आफ्टर अमेंडमेंट इन्होंने वो सेक्शन 31 का रेफरेंस ही हटा दिया, कहा कि कोई भी इनवॉइस हो, चाहे वो इनवॉइस रिवर्स चार्ज वाला भी हो 9394, वो भी आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो यही मैं बता रहा था आपको, ये इंपॉर्टेंट इसमें अपडेट और चेंजेस आए हैं। फिर हर जगह जहाँ पर आईटीसी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, आईएसडी प्रोविजन कैसे काम करेगा, वहाँ बहुत केयरफुली उन्होंने शैल वर्ड्स का इस्तेमाल किया है, शैल वर्ड को यूज़ किया है। इससे पहले आप इस स्लाइड में देख सकते हैं कि ये जो वर्डिंग्स यूज़ हो रही थी ना, तो ये वर्डिंग्स थी मे की, आप देखिए मे, जो बदली होकर अब सेक्शन में बहुत केयरफुली आप देखेंगे अब यहाँ शैल वर्ड का इस्तेमाल हो रहा है, शैल बी रिक्वायर्ड टू रजिस्टर्ड एंड शैल डिस्ट्रीब्यूट। तो अब ये जो मे वाली वर्डिंग्स को हटाकर, यानी जो ऑप्शनल था वो ऑप्शनल चीज़ें हट गई है, अब ये कंपल्शन कर दिया गया है कि आपको तो करना ही पड़ेगा शैल लगाकर। बट मैं जैसा आपको बता रहा था कि ये सेक्शन अभी इनेबल नहीं हुआ है, इवन दो फाइनेंस एक्ट 2024 में हाल ही में ये चेंज होकर अमेंड हो चुका है, बट अभी नोटिफाई नहीं हुआ है। कैसे क्रेडिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ये आपको एक बार ब्रीफली बता दूं कि अगर आईजीएसटी का क्रेडिट है तो वो आईजीएसटी के तरीके से ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अलग अलग अंडरटेकिंग्स को। अगर वो क्रेडिट सीजीएसटी और एसजीएसटी का है और रेसिपिएंट भी सेम स्टेट का है तो उसे सी और एस कर ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। अगर वो क्रेडिट रेसिपिएंट दूसरे स्टेट का है, जैसे एग्जांपल के तौर पर कि मेरा कॉर्पोरेट ऑफिस महाराष्ट्र में है और मेरी अंडरटेकिंग या फैक्ट्री भी महाराष्ट्र में है, तो मैं उसे सी और एस की ही वो कर दूंगा, है ना। और अगर मेरा वो क्रेडिट दूसरे स्टेट जा रहा है, मान लीजिए मेरी महाराष्ट्र में कॉर्पोरेट ऑफिस है और छत्तीसगढ़ में मेरा वो फैक्ट्री है, तो वो आईजीएसटी के तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा, इवन दो वो क्रेडिट जो है वो सी और एस का क्रेडिट है, बट डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो उसका आई के जैसे ही आपका ट्रांसफर होगा, आईजीएसटी के तरीके से उसको शिफ्ट ट्रांसफर किया जाएगा अंडर द ये पूरा मैकेनिज्म जो है वो इस लॉ में प्रिस्क्राइब किया गया है। हालांकि अभी जो प्रोविजंस आए हैं ना, उसमें पहले क्या किया गया था कि प्रोविजंस में ही सारा चीज़ लिख दिया गया था कि ऐसा करना है, वैसा करना है, ये करना है, वो करना है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, कैसे कैलकुलेट होगा। अब जो अमेंडेड प्रोविजंस आए हैं ना, उसमें बहुत फ्लेक्सिबिलिटी रखी गई है कि क्या करना है, कैसे करना है, कौन से डॉक्यूमेंट इशू हो गए, कैसे कैलकुलेट होगा, वो सारी चीज़ें इसमें लिखा है। इट में भी इन सच मैनर एज में भी प्रिस्क्राइब। तो एक्ट ने क्या किया, इस पावर को डेलीगेट कर दिया हमारे बोर्ड को, और बोर्ड जो है जब रूल्स बनाएगा इससे रिलेटेड तो उसमें सारी चीज़ें स्पेसिफाई करेगा कि कैसे आपको इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब हम ऐसे देख रहे हैं इस पॉइंट पे कि ये जो है अब बहुत डिटेल अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे कि कहाँ कहाँ कितना कितना आईटीसी डिस्ट्रीब्यूट करना है, कौन सा बाहर दूसरी जगह कंजम्पशन हो रहा है, ऐसे डिटेल अकाउंट्स मेंटेन कर मतलब टैक्स पेयर स्टेक होल्डर्स को मेंटेन करने पड़ेंगे। फर्दर उनको आईएसडी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा जिनके भी मल्टी स्टेट रजिस्ट्रेशन है। और कुछ नहीं तो आप एक सिंपल एग्जांपल सोचिए कि कोई भी बंदा ऑडिट तो करवाता ही होगा। अगर ऑडिट की सर्विस जो ले रहा है कोई बंदा, तो वो ऑडिट अगर उसकी फैक्ट्रीज मान लीजिए अलग अलग स्टेट में है, तो ऑडिट जो होता है वो एज एन एंटिटी एज एन होल होता है ना, वो कॉमन रहता है। तो एटलीस्ट एक उसका जो अगर आईजी क्रेडिट आएगा वो तो कंपलसरी है ना, बांटना पड़ेगा आपको आईएसडी का इस्तेमाल कर। और ऐसे तो कई सारी सर्विसेज होंगी, मैं तो सिर्फ आपको एग्जांपल दे रहा था ऑडिट का, पर ऐसी कई सारी सर्विस होगी और ऑडिट तो कंपलसरी होगा। और इसकी वजह से आप सोचिए
कि जो भी मल्टी स्टेट रजिस्टर्ड एंटिटीज़ रहेगी उनको आईएसडी का रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी हो जाएगा, उनके रिटर्न्स फाइल करना कंपलसरी हो जाएगा, डिस्क्लोजर्स करना कंपलसरी हो जाएगा, और आगे चलकर ये मतलब एक बड़ा हैवी कंप्लायंस जो है वो मल्टी स्टेट एंटिटीज़ को फॉलो करना ज़रूरी हो जाएगा। एज एन टैक्स कंप्लायंट हमको ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। हो सकता है ये सारा भी एक एडिशनल बर्डन बढ़ेगा आगे चलकर। So this was all about ITC for the topic which is given to me. I hope आपकी कुछ जो इन सारी प्रोविजन से रिलेटेड चीज़ें अपन डिस्कस कर रहे थे उसमें कुछ क्लैरिटी आपको आई होगी इससे रिलेटेड। अगर इस टॉपिक या इसके अलावा अगर किन्हीं की कोई क्वेरी